नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं पी4 पॉलिटिक्स। आज के इस अंक में हमारे मेहमान हैं वारासिवनी खैरलांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बैनर तले उम्मीदवार माने जा रहे राजेश पाठक जी, जो समाज सेवा और खेलों के क्षेत्र में भी अपनी एक खास पहचान रखते हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। और आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके पूरे चैनल परिवार से जुड़े लोगों का भी। राजेश जी, इस अंक की शुरुआत करेंगे आपके बालाघाट में पदार्पण से या आपके यहाँ जमाए गए करियर से। तो कब आपका बालाघाट आना हुआ और मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जन्मभूमि मेरी यूपी में थी, लेकिन मेरी कर्म भूमि पिछले 36 वर्षों से बालाघाट और वारासिवनी में है। 89 में मैं वारासिवनी आके करीब 12 वर्ष लगातार वारासिवनी में ही रहा। और निश्चित रूप से जब मैं 12 वर्षों में अपने जीवन के बहुमूल्य समय वारासिवनी और खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में मैंने बिताया, लोगों से मेरा रूबरू जीवंत परिचय है। पारिवारिक एक तरह से मैं वारासिवनी को अपनी कर्मभूमि हमेशा से मानता रहा, क्योंकि शुरू में मैं वहाँ रहा 12 साल। और मुझे लगता है कि वारासिवनी में एक परिवार की तरह मुझे हमेशा स्नेह मिला, और आज भी मुझे हमेशा एक पारिवारिक परंपरा का आभास होता है जब जब मैं वारासिवनी के किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी कस्बे में, वारासिवनी लोकल शहर में मैं रहता हूं, घूमता हूं, वहां जाता हूं, आता हूं, तो मुझे एक अपनापन और परिवार की तरह की फीलिंग होती है। और वो फीलिंग लगातार पिछले 36 वर्षों से मेरे अंदर में है। इसलिए मैं ज़्यादातर वारासिवनी को अपनी कर्म भूमि समझ के वहाँ तमाम कार्य, हालांकि पूरे ज़िले में मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करता हूँ, खेलकूद के क्षेत्र में करता हूँ, और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ सामाजिक और खेलकूद की प्रतियोगिताएं, गतिविधियाँ जुड़ी होती हैं, निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से अपने साथियों को सबको साथ लेकर के इस कार्य को करने का प्रयास करता हूँ। आप जब 30 वर्ष के थे तब आप बालाघाट आए और वारासिवनी क्षेत्र में आपने अपने करियर की शुरुआत की, और लगभग 36 वर्षों से अब आप बालाघाट में हैं। मतलब जितना समय आप बालाघाट से बाहर थे, उससे ज़्यादा समय अब आप बालाघाट ज़िले में दे चुके हैं। क्या कुछ बालाघाट में आपने देखा, और वारासिवनी की राजनीति की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपका विश्लेषण रहा, और जैसा भी आपका विश्लेषण रहा, आप अपने आप को वहाँ किस तरह फिट पाते हैं? नहीं, मैंने जैसा कि बताया कि मुझे बहुत ही हमेशा सपोर्ट मिला। मैं ऑल इंडिया नेहरू स्पोर्टिंग क्लब में अध्यक्ष रहा हूँ। ऑल इंडिया हॉकी का आयोजन कराने का मुझे मौका मिला, उसको मैंने वारासिवनी में भी कराया 1 वर्ष उस समय, जबकि वो मूलतः ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ क्लब है, आज भी है। और मुझे 4 वर्ष या 5 वर्ष उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनुभव मिला। लोगों का बहुत प्यार मिला, हॉकी के प्रति लोगों का बहुत लगाव मैंने देखा। यहाँ बालाघाट में दर्शकों की बड़ी भारी संख्या होती है हमारे ज़िले में। हमारे ज़िले में समस्त खेलकूद की प्रतियोगिताएं हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, हमारे ज़िले में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हर तरह से, हर सोशल सेक्टर से जुड़े लोग मदद करते हैं। तो मुझे बहुत ही, अब तो मेरी जन्मभूमि भले ही कहीं रही हो, लेकिन मेरी कर्मभूमि और मेरी अंतिम समय तक बालाघाट की मिट्टी ही मेरी अंतिम समय की भूमि रहेगी, और यही मेरा कार्यक्षेत्र रहेगा। जो कुछ भी मुझे मिला पिछले 36 वर्षों में, इस मिट्टी से ही मिला। इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए मैं अब कुछ भी कर सकूं, या किसी के लिए भी, किसी ज़रूरतमंद के लिए कर पाऊं, यही मेरी हमेशा इच्छा रही, और इसी कार्य को मैं हमेशा करता रहूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा। जी, विभिन्न सामाजिक संगठनों से आप जुड़े रहे हैं और खेलों पर विशेष आपका फोकस रहा है। तो ये जो खेल को प्रोत्साहित करने की जो भावना रही, इसके पीछे क्या कारण था? क्या आप भी किसी खेल से जुड़े रहे हैं अपने युवावस्था में, या कभी कुछ खास बनने की तमन्ना रखते रहे हों खेल जगत में? हाँ, निश्चित रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद से मैं पहले से ही जुड़ा रहा, युवावस्था से जुड़ा रहा। जब मैं, जो माधुरी जी, आप जिस क्षेत्र में हो, इस क्षेत्र में मैं 80 से करीब करीब 87 के दशक तक, 7 वर्षों तक अपराध साहित्य की सच्ची कहानियों का रिपोर्टर था। मैं कुसुम प्रकाशन की इलाहाबाद से निकलती थी। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग नहीं था, प्रिंट मीडिया ही था। और वो बुक मेरे ख्याल से आपको नहीं याद होगा, लेकिन जो उस समय के लोग होंगे,
80 से 85 87 के दशक के हर रेलवे स्टेशन और बुक स्टॉलों में, बस स्टैंडों में वो पत्रिका मिला करती थी। चर्चित हमेशा वो कुसुम प्रकाशन की चर्चित पत्रिका के रूप में थी, जिसका मुझे रिपोर्टर बनने का सौभाग्य मिला। तो मुझे प्रोफेशन का भी ज्ञान है और मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद शुरू से ही युवा अवस्था से ही समाज सेवा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में भी, मैंने स्कूल के क्षेत्र के समय में भी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहा, चाहे वो कबड्डी की प्रतियोगिताएं हों, हॉकी की हों, और हमारे रीजन में या कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम होते थे मैं उसमें शुरुआत से ही भाग लेता था। मेरी रुचि पहले से ही ऐसे कार्यक्रमों में है, ये कोई अचानक आज नहीं हुई। जी, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आपने कहा कि यदि मौका मिला तो मैं वारासिवनी से, यदि भाजपा मौका देती है तो मैं वारासिवनी से विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। और आपने कहा कि आप वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की महिला कबड्डी प्रतियोगिता भी आयोजित करवाएंगे। तो ये किस तरह की एक योजना रही वारासिवनी के लिए, जो आपका विशेष एक स्नेह रहा है? तो क्या ये शुरू से क्लियर था कि कभी मौका मिले तो मैं चुनाव लड़ूंगा? नहीं, ये बात आपकी सही है कि जो सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, मैं साहित्यिक क्षेत्र में भी, जैसे साहित्यिक संस्था है यहाँ पर, उसमें भी संयोजक हूँ। उसमें बहुत सारे हमारे कवि लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो व्यक्ति जुड़ा होता है वो निश्चित रूप से हर तबके से जुड़ा होता है, हर तरह के लोगों से जुड़ा होता है, हर किसी के काम आने की प्रेरणा उसके अंदर रहती है। तो मेरी भी अपनी अपेक्षा है, मैं चूँकि एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। हमारे यहाँ अनुशासन चलता है। हमारा जिले का नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के ही नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज जाने जाते हैं, वो, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इनके नेतृत्व में जो भी आदेश निर्देश पार्टी का होता है, हम सभी कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करते हैं। और मैं भी उसी श्रेणी में एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। जिले का नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व जब जो आदेश करेगा, पार्टी जो आदेश करेगी, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम पार्टी और संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, उसका पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विभिन्न युवाओं के संगठनों से भी आपका जुड़ाव रहा है, और वारासिवनी क्षेत्र के विशेष तौर पर बात करें तो जिस तरह मंडई लगती है, मेले लगते हैं, वहाँ पर भी आप काफ़ी अपना समय देते हैं। तो इसे हम एक चुनावी तैयारी के रूप में माने, या ये शुरू से ही आपका लोगों से जुड़ाव रहा है? नहीं, मैंने जैसा कि बताया कि मैं 89 से जब आया तो शुरू में 11-12 वर्षों में वारासिवनी क्षेत्र में ज़्यादा रहा। तो मेरा जुड़ाव और लगाव तब से है। मैं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र हो या पूरा जिला हो, बालाघाट, कटंगी, लांजी, हर जगह, बालाघाट हमारा मुख्यालय, हर जगह हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते आते रहते हैं। और ये शुरू से 35 साल से करीब आ रहे हैं, जा रहे हैं सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में। ये इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा भावनात्मक लगाव वारासिवनी और खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा है। वहाँ मैं ज़्यादा समय देता हूँ। वहाँ से मुझे कोई आवाज़ देता है तो मुझे लगता है मेरे परिवार की आवाज़ है, और निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा मेरा लगाव और जुड़ाव रहता है, और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। बालाघाट ज़िले की अगर हम बात करें राजेश जी, तो 6 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा जो निगाहें टिकी होती है मतदाता की, वो वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि कई बार वो चर्चाओं में बनी रहती है विभिन्न कारणों से। किस तरह की विकास की संभावनाएं आप वहां पर देखते हैं? क्या कुछ बाकी रह गया जो राजेश पाठक जी पूरा करने की मंशा रखते हैं? माधुरी जी, बहुत सही आपने बोला। जैसा कि हम देखते हैं अपने महाकौशल संभाग में, हम जबलपुर को संस्कारधानी के रूप में पुकारते हैं और मानते हैं और जानते भी हैं। ठीक उसी तरह से हम अपने ज़िले में वारासिवनी को भी बालाघाट ज़िले की, अपने ज़िले की संस्कारधानी मानते हैं। संस्कारधानी वैसे नहीं बोला गया, उसके लिए वहाँ निश्चित रूप से वारासिवनी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लोग संस्कारधानी के रूप में भी जानते हैं। वहाँ पर तमाम प्रबल संभावनाएं हैं विकास की, डेवलपमेंट की। हमारी सरकार लगातार उस विकास को करने का प्रयास कर रही है। जो तमाम चीज़ें नहीं थी वो हो रही हैं, चाहे वो ओवरब्रिज की बात हो, पुलियों की बात हो,
सड़कों की बात हो, वहाँ पिछले 18-20 वर्षों में जो कुछ भी आप देख रहे हो वाराणसी में, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों की देन है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो नेतृत्व है प्रदेश का और देश का, उसके कारण उस विधानसभा क्षेत्र में आज आप विकास की गंगा बहती हुई देख रहे हो। तो केवल और केवल उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है, हमारे नेताओं को जाता है, हमारी सरकारों को जाता है। तो उसमें जो कुछ भी और करना चाहिए, बहुत सारी, मैंने बताया अभी वहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास करने के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और भी छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ बहुत सारी विकास की संभावनाएं अभी भी हैं। हम कोशिश करेंगे, हम भले ही चुनाव की राजनीति में ना जुड़ पाएँ सक्रिय रूप से, चुनाव की राजनीति से दूर रहें, जैसा कि हम 36 वर्षों में करते रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि वाराणसी संस्कार धानी के रूप में पूरे प्रदेश में जहाँ वो विख्यात है, उसी तरह से उसका नाम और आगे बढ़े, हमारे बालाघाट ज़िले का नाम और आगे बढ़े। हमारे ज़िले में कोरोना जैसी जो महामारी एक बार आई थी, वो पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, हमारे देश में अब दोबारा कभी ना आए। हम भगवान गणेश जी के चतुर्थी अभी मना के निकले हैं, आगे नवरात्रा का पर्व आ रहा है। मैं अपने पूरे ज़िले वासियों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बार बार सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा ज़िला हमेशा फले फूले और सब्ज रहे, यहाँ किसी भी तरह की बाधाएं ना आए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको भी, आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ। जी राजेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति एक अलग क्षेत्र है, समाज सेवा अलग क्षेत्र है, और इसी एक सिद्धांत को लेकर आप आगे बढ़े। तमाम तरह की अफवाहें रहीं, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, जिसका भी आप स्पष्टीकरण दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि वारासिवनी में जो विकास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कई बार वहाँ पर हार का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस बहुत प्रबल रूप से वहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और दूसरी बार जब निर्दलीय विधायक के रूप में प्रदीप जायसवाल जी रहे, तब भी वो काफ़ी अच्छे मतों से विजयी रहे। तो यहाँ क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई फिर? हार जीत इसको खेल की भावना के तहत लेना चाहिए राजनीति में भी। मैंने बोला प्रतिनिधि कोई भी चुना जा सकता है। यहाँ सरकार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, तो सारे लोगों को, जो हमारे मतदाता हैं आजकल बहुत जागरूक हैं, सबको मालूम है कि विकास की गंगा ये डबल इंजन की सरकार में ही बही, और जो कुछ भी विधानसभा क्षेत्र में विकास और विकास दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। अब कभी चयन में, कभी कोई और बात हो जाती है, कभी कोई पर्सनल बात हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। जीत हार को खेल भावना की तरह लेना चाहिए, प्रतियोगिता की तरह लेना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो जनता का आदेश होता है, जनता का जो अंतिम आदेश होता है, उसे सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए और सबके साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता का प्रतिनिधि है, दल कोई भी हो सकता है। सभी का सम्मान होना चाहिए, सबकी बातों को सुनना चाहिए और सबके साथ आगे विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी, चुनाव की बात करें तो आप बसपा के बैनर तले भी चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा से भारतीय जनता पार्टी में किस तरह आना हुआ? नहीं, मैं 2008 में चुनाव लड़ने की मेरी कोई नीति नहीं थी, नीयत भी नहीं थी। अचानक मेरे कुछ साथियों ने बोला कि अब चुनाव लड़ लेते हैं। उस समय हम लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, बालाघाट विधानसभा से चुनाव उस समय लड़े। लेकिन बालाघाट विधानसभा में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही मेरी कर्मभूमि वाराणसी थी और है, आगे भी रहेगी, लेकिन बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों का असीम प्यार मुझे मिला। बहुजन समाज पार्टी को कभी बालाघाट विधानसभा में इतने वोट न इसके पहले मिले थे न उसके बाद कभी मिले, मतलब बहुत भारी अंतर रहा उन वोटों का। लेकिन मुझे जनता का, मुझे मेरे साथियों का, मुझे सारे रिश्ते नातों का, सब ने बहुत भरपूर सहयोग किया, बहुत आशीर्वाद मिला बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। और मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी मुझे कोई भी अवसर मिले समाज सेवा के क्षेत्र में, अपने बालाघाट के, मैं तो पूरे ज़िले की सेवा करने में यकीन रखता हूँ,
लेकिन अपने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी कभी मैं पीछे नहीं रहता। कोई भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, साहित्यिक क्षेत्र में हो, मैंने बालाघाट में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करता हूँ। उसके बाद चुनाव लड़ने की मेरी मंशा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जुड़ के नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे ज़िले के नेताओं ने मुझको प्रेरित किया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बना। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2012 में यहाँ लामटा में सार्वजनिक मंच से दिलाई। तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जहाँ मुझे जो कार्य पार्टी द्वारा दिया जाता है उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ। पाठक जी, जिस व्यवसाय से आप जुड़े हैं, कई बार ये आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे कि आप शराब व्यवसाय से जुड़े हैं, आप रेत व्यवसाय से जुड़े हैं। तो व्यवसाय और राजनीति, आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें मिक्सअप होकर के कहीं ना कहीं आपकी छवि को जन सामान्य के बीच में अलग तरह से प्रदर्शित करती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि व्यवसाय, समाज सेवा, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसका कोई ऐसा नहीं है कि व्यवसायी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता या व्यवसाय करने वाला समाज सेवा के क्षेत्र में नहीं हो सकता या खेलकूद के क्षेत्र में नहीं हो सकता। ये कहीं भी ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, हमारे ज़िले में ही बता दूं, हम दूसरे ज़िले की बात नहीं करते, प्रदेश की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करती। हमारे ज़िले में ही मैंने बताया कि 36 वर्ष मुझको हो गए यहाँ रहते 36 वर्ष बहुत बड़ा लम्हा होता है किसी के जीवन का। मैंने देखा कि यहाँ यशवंतराव खोंगल जी थे, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष भी थे, विधायक भी रह चुके, वो जनप्रतिनिधि भी थे और उनका भी व्यवसाय इन्हीं व्यवसायों से जुड़ा हुआ व्यवसाय था। हमारे यहाँ स्वर्गीय छेदीलाल जायसवाल जी भी थे, बहुत साले सोशल वर्क में रहते थे, राजनीति के क्षेत्र में भी जुड़े थे। उनके भाई घनश्याम जायसवाल जी भी बाकायदा विधायक चुने गए और अंतिम समय तक वो भी राजनीति के क्षेत्र में रहे इस व्यवसाय के साथ साथ। हमारे ज़िले में हमारे स्वर्गीय अमृतलाल जायसवाल जी, उनका भी इसी तरह का व्यवसाय था, लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में हमेशा आगे रहे और वो भी 2 बार विधानसभा का चुनाव हारे, कभी 300 वोट से, कभी 400 वोट से। आज उन्हीं के आशीर्वाद के रूप में मानो या उनका मतलब कार्यक्षेत्र रहा होगा, आज उनके बेटे को 4 बार विधायक बनने का अवसर मिला, तो वो भी इसी व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि विपिन लाल पटेल जी मंत्री भी रहे, वो मंत्री विधायक और रहे, मंत्री भी रहे, उनका भी व्यवसाय था और ऐसे ही व्यवसाय था, लेकिन वो इसी ज़िले से ही मंत्री और विधायक रहे। तो ये कहना गलत है कि कोई व्यवसाय तो नियम कानूनों से, शासन के बनाए नियमों से होता है। फिर आजकल तो इतनी पारदर्शिता है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। शासन का नियम और कानूनों का हम लोग पालन करते हुए हमेशा नियम कानून से चलने का प्रयास करते हैं और उसमें शासन के जो पूरे टैक्स होते हैं उनको पटाते हैं, जिनसे तमाम जनहित के कार्य होते हैं, तमाम हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। हम लोग काम करके, मेहनत करके 2 पैसे कमाने पे भरोसा करते हैं और उसमें 2 पैसे में 1 पैसे समाज सेवा के क्षेत्र में भी खर्च करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल आया, उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे देश में नहीं, हमारे देश में 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उस समय बहुत अभाव हो गया था। त्राही मची हुई थी। हमारे कलेक्टर साहब थे दीपक आर्य साहब, और पूरा ज़िले का प्रशासन और पूरे शासन हर कोई लगा हुआ था कि पता नहीं क्या है और समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बीमारी ऐसी थी कि तमाम हमारे स्वजन, तमाम हमारे परिजन, तमाम हमारे मित्र सुबह खबर मिलती थी कि आज हमारे वो चले गए, आज हमारे वो चले। भगवान न करे कि कभी ऐसा कोई काल आए। ये कोरोना जैसी बीमारी हज़ारों साल में हमने नहीं इतिहास में पढ़ी, न देखी, न सुनी। वैसी बीमारी आई उस समय। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने बिना किसी प्रचार प्रसार के, आज आपको बता रहा हूँ मैं कि हमारा नेचर रहा है समाज सेवा का। हमने उस समय करीब 38 लाख रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने वहाँ के कर्नाटक बंगलौर के मित्र हैं, उनके माध्यम से ताइवान से मंगा के जिला प्रशासन को सौंपे थे हमने कि लोगों के काम आए। उस समय ऑक्सीजन की
कमी थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोगों को मिल नहीं रही थी, उस समय हमारा जो भी प्रयास हो सकता है, चाहे जमुनिया बांध रहा हो, चाहे खैरी फटाखा कांड रहा हो, शासन की सहायता बाद में पहुंचती रही। हमने प्रयास किया कि हम सबसे पहले उनके पास तक पहुँचें और उनको ज़रूरत का सामान, जो प्राथमिक आवश्यकता का सामान है, तुरंत उन तक पहुँचाए। इसलिए समाज सेवा, व्यवसाय और राजनीति, इसमें व्यवसाय करने वाला सारे क्षेत्र में काम कर सकता है। ऐसे कहीं कोई लिखा नहीं है, ना ऐसे कोई उदाहरण है कि जो व्यवसाय करेगा, व्यवसाय नियम कानून से होते हैं और शर्तों के आधार पर होते हैं, सरकार की नीतियों के आधार पर होते हैं, इसलिए ये कहना लोगों का गलत है। और अब चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो वक्त है ये समाप्ति की ओर है, तो हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से, माधुरी जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं, आगामी त्योहारों की, दशहरे की, दिवाली की, नवरात्रा की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की, हमारे ज़िले के साथ साथ हमारे प्रदेश और देश की उन्नति या प्रगति हो। मैं चाहूँगा कि आपका चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से आपके पूरे चैनल के साथियों का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ थे समाज सेवी राजेश पाठक जी, जिन्हें वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा का प्रबल उम्मीदवार भी माना जा रहा है। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें हमारी विशेष पेशकश पी फॉर पॉलिटिक्स। आवाज के अंक से दीजिए इजाजत। नमस्कार।